जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश। प्रकाश से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा ना हो। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? तो दीर्घ दृष्टि में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो एक में है कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है, ये गलत है। दो में है कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टतया नहीं देख सकता है, ये सही है। और तीन में है आंख के निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, ये भी सही है। चार में है आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है, ये गलत है। तो दो और तीन सही है, बाकी दो गलत है। तो कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो दो और तीन सही है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। एक सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। फिर नेक्स्ट है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, आवृत्ति समान बनी रहती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण। फिर नेक्स्ट है वातावरण में प्रकाश का विसरण वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो ये होता है धूलकण के कारण से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, धूलकण के कारण से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा काला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काला दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? एक गोलाकार है वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरते हुए प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसारी लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट है यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होती है, जिसके कारण यातायात में लाल रंग प्रयुक्त किया जाता है। फिर नेक्स्ट है समुद्री नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सूर्योदय सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है?
इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैगनी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बैगनी का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। फिर नेक्स्ट है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की सकती है? तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसकी व्याख्या वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वितीयहीन होता है? सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्वितीयहीन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका कारण परावर्तन है, इसका कारण प्रकाश का परावर्तन है। फिर नेक्स्ट है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। हाँ, अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन इस वीडियो में सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रोगियों के दांत रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट है, वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें प्रयोग होता है परावलयिक दर्पण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परावलयिक दर्पण प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं, तो ये लाते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं तो ये लाते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? तो ये सही है 1/f, एफ बराबर 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण सूत्र है, ये दर्पण सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बनता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेटिना पे बनता है। और इस वीडियो में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि एग्जाम में पूछा नहीं हो। फिर नेक्स्ट है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। फिर नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होती है, मतलब किसी व्यक्ति का अपना पूरा शरीर देखने के लिए उसका शरीर का आधा भाग का ऐनक होना चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी दर्पण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या है। एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो ये होगी अनंत। एन एन की संख्या पूछ रहा है। एन एन बराबर होता है, प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360 बटे थीटा। तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, तो 360 में 0 से भाग देंगे तो आ जाएगा अनंत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दो समतलों दर्पणों को दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती की कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 300 एन बराबर प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 बटे थीटा होता है। तो 360 बटे एन कितना है, थीटा कितना है, तो 90 डिग्री। अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4। और प्रतिबिंब की संख्या कभी भी सम संख्या नहीं होती है, हमेशा विषम संख्या होती है। अगर सम संख्या आएगा तो उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो इसका फार्मूला होता है एन बराबर 360 डिग्री बटे थीटा माइनस 1। एन दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 3 बराबर 360 थीटा का मान पूछ रहा है बटे थीटा माइनस 1। इसको इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर 360 बटे थीटा। इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 90। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो यहाँ पे 360 बटे 60 तो आ जाएगा 6। और बोले कि प्रतिबिंब की संख्या हमेशा विषम संख्या में होगी, तो 6 आ जाएगा। तो इसमें से एक माइनस करेंगे, हमेशा एक माइनस करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। तो ये आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3, 120 360 बटे 120। तो ये आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफेद। ऑप्शन नंबर ए सफेद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। फिर नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता -2D है जहां डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जहां डी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पावर बराबर होता है 1 बटे फोकस दूरी। तो डी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है डायोप्टर के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? तो ये लेंस की क्षमता की इकाई है। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। फिर नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप की चश्मे की क्षमता होती है, तो
धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक लेंस के फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा निगेटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पास लेंस तो लेंस तो उत्तल है और उसकी क्षमता पूछ रहा है, और फोकस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। फोकस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो P बराबर 1/25, 1/25। तो इसको सोल्व करिएगा, इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो आ जाएगा 25 चौके 100, मतलब 4 डायोप्टर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 4 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस में फोकस दूरी निगेटिव होता है। फिर नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो पावर पूछ रहा है क्या चीज, उत्तल लेंस की। तो P बराबर 1/0.2 मीटर दिया हुआ है। इसको हटाइएगा तो इधर चला आएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है, पावर दिया हुआ है 2 डायोप्टर होते, इसके फोकस की दूरी होगी। तो फोकस की दूरी हो जाएगी, फोकस की दूरी पूछ रहा है। P दिया हुआ है 2 और 1/f है, f का मान पूछ रहा है। तो f का मान पूछ रहा है, तो f बराबर हो जाएगा, f बराबर 1/2। इसको सेंटीमीटर बदलिएगा तो 1/100/2 हो जाएगा। इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 50, मतलब 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसकी क्षमता घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा घट जाती है। फिर नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरण को विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्योंकि विभिन्न रंगों के किरणों की विचलन भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण प्रकाश से गुजरने पर सूर्य का प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश में कितने रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बने होते हैं। तो बने होते हैं 7 रंगों से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 रंगों से बने होते हैं। फिर नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैगनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, वह है बैगनी रंग। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लाल। तो ये था प्रकाश से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।